जैव विविधता का सम्मान करें, मानवता पर अभिमान करें। कुछ इसी उद्देश्य के साथ जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है और इसी दिवस पर हमने अपने टीवी 27 न्यूज के स्टूडियो में खास शिक्षक और विज्ञान संचारक के तौर पर सुशील द्विवेदी जी को हमने खास आमंत्रित किया है, जिनसे हम जैव विविधता को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप पहले भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और हमारे दर्शकों को किस तरीके से, खास करके जो बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं, उनको जागरूक कर चुके हैं। आज जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, आज दिवस है, किस तरीके से जगह जगह पर कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, इससे पहले सेमिनार्स किए जा रहे हैं। इस जैव विविधता को लेकर के एक बड़ी सी आसान सी भाषा में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैव विविधता अगर दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव प्लस विविधता। इंग्लिश में से कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीवन के भिन्न भिन्न रूप। आप और सरल ढंग से समझ सकते हैं कि जैसे हम छोटी सी चींटी देखते हैं, गौरैया देखते हैं, तमाम प्रकार की तितलियां देखते हैं, इसके बाद बड़े बड़े विशाल जानवर जिनमें हमने हाथी देखा है, या फिर व्हेल, ब्लू व्हेल। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, या हम अगर पादपों, प्लांट्स की बात करें तो पानी में पाए जाने वाली काई, जो उसे शैवाल या एल्गी कहते हैं। इससे आगे बढ़े तो फिर ज़मीन पे पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, और फिर विशाल बरगद या फिर सिकोया प्लांट, ट्री कह सकते हैं, या फिर देखा होगा यूकेलिप्टस का इतना लंबा पेड़। तो ये जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हम लोग अपने जीवन में तमाम प्रकार के फल खाते हैं। हर फल के अलग अलग, जैसे आम की ही अलग अलग वैरायटी ले लीजिए, आपने देखा होगा, चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया, सफ़ेदा हो गया, देसी हो गया, दशहरी हो गया। तो ये सब आपने याद होगा, जब हमारे घर में हमारी माँ या दादी नानी हम आपको चावल के अलग अलग व्यंजन बनाने की कोशिश करती हैं, तो कभी खीर बना रही हैं तो अलग प्रकार का चावल उपयोग करते हैं, वेज बिरयानी बना रही तो अलग प्रकार का चावल, उनको आइडिया है कि कैसे चावल में स्टार्च कम होगा, कैसे चावल में हमारा ये व्यंजन अच्छा बनेगा। इडली बनाती हैं तो दूसरे प्रकार के चावल से। तो ये जो चावल की भी अलग अलग किस्में, लगभग 50,000 किस्में पाई जाती थी धान की। जी जी। लेकिन अब ये जो दिन मनाने का जो आपको मन में आ रहा होगा कि भाई जीवन के भिन्न भिन्न रूप धरती पे पाए जाते रहे हैं 4.7 अरब सालों से, अब उनमें से 90% के आसपास तो ख़त्म हो गए, मतलब 10% बचा है जीवन के भिन्न भिन्न रूप। वो अलग अलग कारण हैं उसके। तो उनको और सरल ढंग से ऐसे समझिए कि जैसे चावल की अनेकों प्रजातियां हमने बताई, लगभग 50,000 के आसपास। लेकिन अब हम लोग कितने चावल खाते होंगे? बहुत धान की जो जैसे चावल मिलता 10 से 20-50 प्रकार की तक से। बैगन की ऐसे ही बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। आपने अलग अलग कलर के बैगन देखे होंगे, अलग अलग शेप के देखे होंगे। तो ये कहलाती है जैव विविधता। और कि अगर बहुत आसान सी भाषा में कहें, इस प्रकृति पर जब हम इस रहते हैं तो सब इंसान का भी उतना ही अस्तित्व है, पेड़ पौधों की भी उतनी आवश्यकता है और जीव जंतु की भी उतनी ही ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये धरती उनकी भी उतनी ही है जितनी मेरी आपकी है। और मैंने आपने ये भ्रम पाल लिया है कि शायद ये धरती मेरी ही अपनी है। ऐसा नहीं, ये धरती देखिए जिराफ की भी है, ये अपनी जिराफ आपके सामने, ठीक है। और हॉर्स की भी है, देखिए हॉर्स की भी वो धरती है, जिराफ की भी है, और कोई भी जीव जंतु धरती पे पाया जा रहा है उसकी भी उतना ही हक है धरती के संसाधनों पर जितना मेरा आपका है। लेकिन अब हम और आप लोगों ने अपने सहूलियतों के लिए, जैसे भोजन के लिए, जैसे कपड़ों के लिए, जैसे अब आश्रय या टिम्बर प्राप्त करना है या मकान बनाना है उसके लिए, औषधियों के लिए, या फिर अपने लालच के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। बिल्कुल स्वार्थ। महात्मा गांधी जी मुझे याद आ गए अब। आपने देखो इतनी अच्छी बात कही, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा है ये चीज़ कि इस धरती के पास मेरी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है। नीड को तो पूरा कर सकती, लेकिन ग्रीड को नहीं। स्वार्थों की जो बात आपने कही ना, बिल्कुल सही कही। तो स्वार्थों के लिए हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू किया, अलग अलग ढंग से, अलग अलग चीज़ों के लिए, सौंदर्य के लिए, औषधियों के लिए, अपने जो भी संसाधन प्राप्त किए। अब उसकी वजह से जो सारा जो इकोसिस्टम है, अब इकोसिस्टम को आप ऐसे समझिए कि जो धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो किसी न किसी पर निर्भर हैं। जैसे एक जंतु दूसरे जंतु का भोजन है,
या जैसे सन से जो लाइट गिर रही, हरे भरे पौधे वो भोजन बनाते, उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा आप जो भी भोजन उनमें आया बना, 1% ऊर्जा को उन्होंने उपयोग किया, 99% वेस्ट चली जाती है सन की। फिर वो जो ऊर्जा उनके अंदर संग्रहित हो गई इन द फॉर्म ऑफ दी वेरियस फॉर्म, हो सकती प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, जो भी सब कुछ उनके अंदर भोजन में बना, उनकी बॉडी बनी, उसको उपयोग किया हर्बीवोर ने, मतलब घास खाने वाले जीव जंतुओं ने। और हर्बीवोर को आप जानते हो कि शिकार करके कार्निवोर खा जाते हैं, और कार्निवोर को भी टॉप कार्निवोर खा जाता है। तो ये देखिए, ये कहलाती सर्किल बना, चेन बनी, चेन, बिल्कुल। कितनी आसान सी भाषा में सुशील जी बता रहे हैं किस तरीके से जैव विविधता को, लेकिन जब अपने निजी स्वार्थ के लिए किस तरीके से हमने संसाधनों का दोहन किया, या यूं कहें कि एक तरीके से खास करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, और उसकी बानगी आज देखी जा सकती है किस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही हैं। सर, जो हमने छेड़छाड़ करी प्रकृति के साथ, उसके किस तरीके से नकारात्मक असर साफ तौर पर दिखता जाता है, जो पर्यावरणीय संतुलन जो जिसे हम बात कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक सर, ये हमारी डाका है, डाका। हम लोगों ने डाका डाल दिया है, समझो, प्रकृति के संसाधनों पर। और जो सारे संसाधन हम ही लोग सब करना चाह रहे हैं उसको यूज, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसकी वजह से ये जो नाजुक तंत्र है ये पूरा तरह से डिस्टर्ब हो गया। अब बीच में से मान लीजिए, आपको मैंने बताया तमाम प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जा रहे। अब किसी भी कारणवश कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई, एंथ्रोपोजेनिक हुई, नेचुरल हुई, विशेषकर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से मान लीजिए कोई स्पीशीज गायब हो गई, तो बीच से जब उसकी एक स्पीशीज गायब होती तो उसके आसपास की जितनी भी और स्पीशीज होती वो डिस्टर्ब हो जाती, और इस प्रकार से जो ये हमारा इकोसिस्टम है ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी डिस्टर्ब होने के रूप में हम लोग तमाम वातावरणीय चरम परिस्थितियां देख रहे हैं, जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि, जैसे आप और हम लोग कह रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, धरती को बुखार आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा, और हर व्यक्ति इसका शिकार है, गरीब, अमीर, किसी भी देश का व्यक्ति, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। और इसी वैश्विक समस्या पर लोगों को जागरूक करने के लिए, फोकस करने के लिए, अवेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने आवश्यकता महसूस की, और 22 मई को उन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाना शुरू किया। क्योंकि जो कुछ भी हमें आपको ज़रूरत है, ये कपड़े पहने, ये पेन में लिए हूँ, ये आपके पास ये माइक्रोफोन है, या कैमरामैन साहब अपने अलग अलग चीज़ों को लेके यहाँ सेटअप पर हैं, सब कुछ हमें नेचर से मिला, कुछ भी बाहर से है ही नहीं, कहीं ना कहीं से हमें रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है। बिल्कुल, जो भी कुछ मिला हमें प्रकृति से मिला, लेकिन विडंबना ये है कि जिस प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला, हमने उसको वापस क्या दिया, क्या उसके लिए किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुशील जी, आपने जागरूकता की जिस तरीके से बात की, आप विज्ञान विभाग से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों को क्लासेस लेते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, समर कैंप चलाते हैं किस तरीके से, और भारत से लेकर के नेपाल तक किस तरीके से आपकी शिक्षा का लोग लोहा मानते हैं। आप इस वक्त अभी नेपाल में हैं, ज़रा अपने बारे में भी बताइए, और किस तरीके से आप एक जन स्तर पर अभियान चला रहे हैं। देखिए, मैं तो कोई वो नहीं हूँ, सामान्य व्यक्ति ही हूँ आपकी तरह, क्योंकि इस पर्यावरण को बचाने की हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है। इसे कहते हैं इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस समय स्कूलों में मिशन लाइफ एक कार्यक्रम चल रहा है, और मैं चूँकि टीचर हूँ तो मैं उस कार्यक्रम का बिल्कुल मुरीद हूँ, दीवाना हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा कार्यक्रम है कि हम अगर लोगों को जागरूक कर दिए कि वो अपने जीवनचर्या में बदलाव कर दें, मतलब लाइफ स्टाइल ऐसी जिए कि वो प्रकृति हितैषी हों, मतलब हम अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाएं कि उससे प्रकृति को कम से कम कष्ट हो, तो ये अच्छी बात होगी। थोड़े थोड़े बदलाव लाने हैं, थोड़े थोड़े हमें चेंज लाने, निगोशिएशन करने, और वो भी ऐसी पीढ़ी के साथ जो अभी धरती पे आई ही है, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रही। मुझे और आपको आलोक जी कहा जाएगा कि हम और आप लोग बदलाव करें तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने 40-50 सालों में लगभग इस प्रकार से अपना बना लिया है हिसाब किताब कि अब हम लोग रूटीन हो गया, अब बड़ा कष्ट होगा। लेकिन जो बच्चे अभी आए हैं धरती पर, वो स्कूलों में जा रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, और हर व्यक्ति को इसमें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम और आप लोग सोच रहे हैं शायद ये किसी और की जिम्मेवारी है, कोई मसीहा आएगा, कोई आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, कल के दिन मेरा आपका जीवन संभव ही नहीं है। जितनी भी ऑक्सीजन मिलती वो बायोडाइवर्सिटी से मिलती, 70% के आसपास औषधियाँ
वो बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं, जैव विविधता से मिलती हैं। मेरे लखनऊ में, मेरे हिंदुस्तान में या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती है, वो बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, फॉरेस्ट नहीं होंगे, लंग्स ऑफ द प्लैनेट नहीं होंगे, तो हमें और आपको जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। तो ये समझना जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से जब आपने समझने की बात की, जब जैव विविधता को लेकर के, सर मुझे लगता है कि आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को जितनी आसानी से समझाया जा सके समझा सके, और एक टीचर की ये विशेषता भी होती है। वही मैं भी इसी पे आ रहा था कि आप देखिए ये चार्ट लाए हैं, आओ समझें जैव विविधता को। सर भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए, आवास व आश्रय, औषधियों के लिए, शिक्षा व शोध के लिए। अब इसी चार्ट को जरा आप हमारे दर्शकों को आसानी से समझा दीजिए, और बीच में एक पंच लाइन भी है कि मानव की सेवा में जैव विविधता। तो जब मानव की सेवा में है तो मानव को भी उसको जिम्मेदारी अपनी भली भांति समझनी होगी। सर बिल्कुल, देखिए जैसा आप इस पोस्टर में देख रहे होंगे कि अलग अलग चीजें हमें आपको रोटी, कपड़ा, मकान, इवन एजुकेशन के लिए, शोध के लिए, जो भी, देखिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं लखनऊ में। CSIR की देखिए, CSIR NBRI, CSIR CMAP, CSIR IITR और CSIR CDRI, दुनिया को बहुत सारी औषधियाँ दी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी CSIR ने। आप सोचिए, डायबिटीज़ से संबंधित उन्होंने दवा बनाई, उन्होंने आर्टिमिसिन मैलिग्नेंट मलेरिया की दवा बनाई। ये कहाँ से आई बताइए? ये जैव विविधता से आई, हमारे इन्हीं प्लांट से प्राप्त हुई। एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, और भारत के अलग अलग हिस्सों में भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं प्लांट्स, एनिमल, वो कहाँ से हमें, कैसे? सब जैव विविधता। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो बच्चे बहुत ही बोरिंग महसूस, उनको हम ज्ञान नहीं दे पाएंगे। मतलब एजुकेशन का बहुत सशक्त माध्यम है ये। मान हमारे आपके 30 त्योहारों की बात करिए, हम और आप लोग 30 त्योहार मनाते हैं। देखिए हमारी परंपराओं में जैव विविधता है, भारत की तो बिल्कुल नस नस में है। जो रीति रिवाज हमारे देश के मनाए जाते हैं उसमें हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा, बरगद की पूजा करते हैं, हम लोगों ने अलग अलग जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, भगवान के कई सारे माने जाते हैं कि वो वाहन हैं। तो वो कहाँ से? वो जैव विविधता की। तो देखिए कहीं ना कहीं से इसको धर्म के साथ भी जोड़ा गया है कि जैव विविधता को हमारे देश में, और भारत एक ऐसा देश है आलोक साहब कि जहाँ पर जैव विविधता की पूजा होती आई है सदियों से। आपने सुना होगा हमारे देश में कुछ सेक्रेड ग्रुप्स हैं, मतलब पवित्र ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर लोगों को इस प्रकार से सेंसिटाइज किया गया कि भाई इनको बचाना है, यहाँ नहीं जाना। उसको कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया गया कि ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ नहीं जाना, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। और उसकी वजह से आज वो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रकार के, मतलब ऐसे प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते कि दुनिया के और जगह से वो गायब हो गए। तो अगर हम चाहते हैं कि खूब बारिश हो, खूब हरियाली हो, खूब अच्छा हमें आपको सुजलाम सुफलाम महसूस हो, तो ये सब जैव विविधता से संभव होगा। मेरे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जैव विविधता से बहुत कुछ संभव है, लेकिन जैव विविधता के प्रति हम कितना जागरूक हैं, स्कूल के पाठ्यक्रमों में इस अभियान को किस तरीके से और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, बच्चों में किस तरीके से, अभी भी आदतों में किस तरीके से बच्चों की हैबिट्स में शुमार करना होगा। सुशील जी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील जी, ब्रेक में जाने से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी विलुप्त होती प्रजातियों की, तो आप ये जो लाए हैं इसमें विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं इनके बारे में भी है, ज़रा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, खास करके उन बच्चों को जो अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, किस तरीके से अब अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर अमल कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपने अध्यापकों से, अपने अभिभावकों से। देखिए गर्मियों की छुट्टियां हम सबका इंतजार करती, बड़ी रोचक होती हैं, हम सबको इंतजार होता है। और आप रोचकता से पढ़ाएंगे तो किस तरीके से और अगर हम अपने बच्चों को ये समझाने में सफल रहे कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जैव विविधता है, अगर हम इसका सम्मान करेंगे तो हम विज्ञान को भी सम्मान करेंगे, विज्ञान को भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जितनी भी खोजें हुई हैं, मैं आपको अभी देखिए सब उदाहरण के साथ समझाऊंगा, तो वो इंस्पायर हुए हैं नेचर से। देखिए आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन का आगे का आपने हिस्सा देखा होगा, पहले ऐसी नुकीली नहीं थी। जापान में जो बुलेट ट्रेन बनाई गई थी वो चलती थी तो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस होता था, लोग उस पर सफ़र नहीं करना चाहते थे, सोनिक बूम होती थी, टनल डिस्टर्ब हो जाती थी क्योंकि बुलेट ट्रेन बहुत तेज़ चलती थी। तो एक वैज्ञानिक थे इजी नकात्सु,
वो नेचुरलिस्ट थे, वो देखा उन्होंने प्रकृति में एक चिड़िया होती है जिसका नाम है किंगफिशर, उसकी चोंच नुकीली होती है और विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्प्लैशिंग साउंड पानी के अंदर जाती है और मछली को पकड़ के और खट से उड़ जाती है, अपना भोजन शिकार कर लेती है। उनके मन में आइडिया आया कैसे संभव हुआ, उसकी चोंच की वजह से। देखिए अलग अलग चोंच की, बिल्कुल ये मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से अलग अलग चोंच है और ये प्रकृति ने किस तरीके ये से किंगफिशर, देखिए किंगफिशर, ये चिड़िया, ये मास्टरपीस है। इसकी वजह से बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और हम लोगों को सपना दिखाया कि भारत भी बुलेट ट्रेन लाएगा। और उसका जैसे डिजाइन विस्तार से थोड़ा सा बताइए। अब देखिए ये जो बुलेट, ये जो मछली पकड़ती है तो ये देखिए कितनी नुकीलापन है इसके अंदर। इसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, पानी में फिर पहुंचती है तो पानी में भी फ्लूइड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो उन्होंने देखा होगा, आप आजकल मेट्रो देखते होंगे या बुलेट ट्रेन जो बहुत तेज चलती, वो आगे की तरफ नुकीला कर दिया गया। इस मास्टरपीस बर्ड की वजह से किया गया और इसे कहते हैं नेचर इंस्पायर्ड साइंस। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल। आपने देखा होगा वेलक्रो देखे होंगे, हम और आप लोग जगह जगह इस्तेमाल करते हैं, जूते में और शर्ट में, जैकेट में। और उसकी स्टोरी बड़ी ही अमेजिंग है क्योंकि हम और आप लोगों ने बचपन से वेलक्रो का दीदार किया, खेतों में गए, हमारे पतलून में, पैंट में चिपके, लेकिन हमने वो बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा, कौतूहल डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन अब बच्चों को ये सोचना है कि देखिए उस एक जो वीड है, अनवांटेड प्लांट जो खेतों में पाया जाता, तो उससे इंस्पायर होकर वेलक्रो स्ट्रिप बनाई गई जिसका उपयोग नासा ने भी किया और अपना इसरो भी गगनयान में करने जा रहा है क्योंकि वो जीरो ग्रेविटी में भेजना पड़ता है, चीज़ों को वहाँ पर चिपकाना है कुछ है तो वेलक्रो का सहारा लेना पड़ता है। नट बोल्ट की अपेक्षा ये ज़्यादा सुविधाजनक है। देखिए इस प्रकार से हमारा आपका जीवन, हम और आप लोग कपड़े पहनते हैं, विशेषकर कॉलर गंदी हो जाती है और कहीं ऐसा किया जाए कि इस पर मैल ही ना जमा करें, या हमारी दीवारें हैं ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, इस पर ऐसा पेंट कर दें कि दीवार पर नमी और धूल ही ना आए। और ये लोटस से इंस्पायर हुए। लोटस देखा होगा, लोटस पर कीचड़ और धूल और पानी रुकता नहीं है, सुप्रा हाइड्रोफोबिक सरफेस होती। और आज वैज्ञानिकों ने ऐसी वाल पुट्टी और पेंट बना लिया, लोटूसन नाम से मार्केट में लोटस इंस्पायर, लोटूसन ब्रांड है उसका। अब देखिए ये विज्ञान प्रकृति से सीखा, नेचर से। अब बच्चे गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, रीजनल साइंस सिटी जाएं, अलग अलग जगह जू जाएं, बोटेनिकल गार्डन जाएं, एनबीआरआई आपका इंतजार कर रहा है। एनबीआरआई में बहुत अच्छी रिपोजिटरी है, हर्बेरियम भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, ऑर्किड, जीरोफिटिक प्लांट्स, ये सब रखे हैं जो हमारे बच्चों को शायद पता नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी में ये भी जीवन के भिन्न भिन्न रूप हैं। हम और आप लोगों ने देखा होगा, हमारी दादी नानी लोग बाथरूम में फिसल जाते, हम लोग फिसल जाते क्योंकि हम लोग बाथरूम में बढ़िया इटालियन मार्बल लगवा रहे हैं आजकल, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में धड़ाम से गिरते हैं, कूल्हे की हड्डी टूट जाती और अब जीवन भर बड़ा कष्टदायी हो सकता है। तो अब देखिए एक फ्रॉग होता है, ट्री फ्रॉग, वो पेड़ों पे चढ़ता है, ग्लास पे चढ़ जाता, उसके अंदर इस प्रकार से उसके जो पैरों की जो डिजिट हैं, ग्रिप्स हैं, साइंटिस्ट ने वहाँ इंस्पायर होकर ऐसे बायोनिक शूज बना दिए। अब पहन के जाइए, खूब चिकनी सरफेस पर, दादी नानी अब गिरेंगी नहीं, अब उनका बुढ़ापा बढ़िया सुरक्षित रहेगा। आपने देखा होगा, सुना होगा, वेरेनस गोए, शिवाजी महाराज अपनी आर्मी में उपयोग करते थे उसको। गोए के पास अगर हम दीवार ऐसे छत पर फेंक दें और आपका मेरा वजन 70, 75, 80 किलो के आसपास है और मैं अपने साथ और 40 किलो वजन टांगे हूँ और उस पर लटक जाऊँ, गिरूंगा नहीं। तो बड़ी बात है कि नेचर ने हमें, जब प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है, बनाया गया, बिल्कुल बना लिया गया जी। कल के दिन आपकी एलईडी और ये सारी चीजों को, बिल्कुल, ये एसी जो चल रहा है, इस एसी को अब लगाने के लिए ड्रिल नहीं करना पड़ेगा, गैको प्लास्टिक चिपका दोगे आप। बिल्कुल, विकास कि जो निरंतर, या यूं कहें कि विकास की बयार लगातार बहती जा रही है, लेकिन उस बीच हमें कुछ चीज़ों को भी कहीं ना कहीं समझना होगा। सर, जब हम विकास को लेकर के बात करते हैं, जैव विविधता को लेकर के बात करते हैं, स्वास्थ्य पर किस तरीके से नकारात्मक असर है और उसको समझने की जरूरत, ये बहुत खास सवाल। देखिए आज के दौर में हम और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य है। ये हमें कोरोना पैंडेमिक ने सिखा दिया है। ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो स्मार्ट सिटी की हम कल्पना कर रहे हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। 1/3 भाग में जंगल कहाँ हैं? लखनऊ की बात करो, 4 बाग, अमीनाबाद के आसपास का लाल बाग, केसर बाग, ये सब बाग थे बड़े बड़े, कहाँ गए वो बाग? 1/3 भाग की हरियाली खत्म हो गई भाई, ऐसे थोड़े नाम रख दिए गए थे। यहाँ बाग थे पहले, आप पता करिए, बड़े बुजुर्ग बताते हैं। तो वो हमें ऑक्सीजन देते थे, हमें रिसोर्सेज देते थे, वो खत्म हो गए।
और देखिए मेरा आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं विशेषकर कैंसर से संबंधित जो 70% के आसपास वहीं से प्राप्त हो रही हैं, हमें प्लांट से प्राप्त हो रही हैं। विशेषकर हमारा जो भारत का आयुष सिस्टम है जिसमें कि आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, ये तो सब कुछ प्लांट बेस्ड है। और चरक ऋषि तो कहते थे ही कि हर पौधे में मेडिसिनल प्लांट देखते थे, वो हर पौधे के अंदर मानते थे कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसे गुण हैं जो बीमारियां सही कर सकता है। और चरक ऋषि तो बता के गए दुनिया को चरक संहिता के द्वारा कि किस प्रकार का भोजन आपको हितकारी है, किस प्रकार का अहितकारी, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार के पौधों का आपको सेवन करना चाहिए, उनके जुड़े हुए प्रोडक्ट का। तो आज के दौर में अगर हम अच्छे स्वास्थ्य की अगर बात कर रहे तो हमें इनको बचाना होगा, अपने पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को। और इसीलिए इस बार की थीम रखी गई, हर बार इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी की एक थीम रखी जाती है। और इस बार की जो थीम है वो है हार्मोनी विद नेचर, मतलब प्रकृति के साथ हमको सामंजस्य बनाना है और सतत विकास के लिए हमें अपना योगदान देना है। अब बात आई सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। मेरे आपकी जितनी ज़रूरतें हैं मैं अपनी पूरी करूं, लालच नहीं। लालच तो वो है कि भाई आप इकट्ठा कर लो बहुत सारी, इसके बाद मैं पृथ्वी धरती के लिए कुछ करके जाऊं, कुछ चीज़ें यहाँ के लिए बचा के जाऊं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बना के जाऊं, करके जाऊं। अपने जन्मदिन, अपने शादी के एनिवर्सरी हुई, बड़े मंगल के पर्व पर पौधों को भी दे सकते हैं हम लोग, ऐसा भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल, हालांकि बीच में कुछ चीजें चलन भी आई। तो 2025 को अगर जैव विविधता वर्ष को लेकर के बात करें, एक थीम के अंतर्गत मनाया जा रहा है जैव विविधता, सतत विकास, और किस तरीके से लगातार दोनों के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। सर, जब सामंजस्य को लेकर के बात करें, अभी आपने भी बताया, तो कुल मिलाकर के अब आने वाली पौध के लिए हम किस तरीके का एक माहौल तैयार करें, और उस माहौल के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? अभिभावक, अध्यापक, हमारा समाज। देखिए घर से शुरुआत होनी चाहिए, घर से। देखिए अगर आप कहीं अपना घर बना रहे हैं तो उस पर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वेंटिलेटेड हो, मतलब खिड़की दरवाजे खूब हों, हरियाली लगाने की कोशिश करें, वर्टिकल गार्डन लगाएं, किचन गार्डन लगाएं। ये छोटे छोटे काम हैं, हम लोगों के भले की चीज़ें हैं, ये कर सकते हैं। सुबह जल्दी जगें, ये भी एक अच्छा काम है। और शाम को, रात को जल्दी सोएं, अर्ली टू राइज और फिर अर्ली टू बेड, ये कर सकते हैं भाई, ये तो कर सकते हैं। ये बचपन में हमें सिखाई गई लेकिन हम भूल गए। इससे हम सूरज की अधिक से अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे। अपने आसपास के लोकल फूड, आसपास के एक कंसेप्ट होती है जिसे कहते हैं फूड माइल, मतलब मैं अगर बहुत दूर के उगाए हुए खेतों की चीज़ें दूसरे देश से मंगा के खाऊंगा अपने यहाँ, तो उसके फूड माइल ज़्यादा होंगे, उसके पीछे बहुत एनर्जी वेस्ट होगी। तो ये अहितकारी है। आसपास के लोकल उगे फूड का सेवन करें। मिलेट्स, सुपर फूड, एंशिएंट ग्रेन, श्री अन्न, उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमारी इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज करते हैं, दी ज़्यादा सुपर फूड। इसके अलावा इनमें सफिशिएंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब होते हैं। झाड़ू मारते हैं अंदर इंटेस्टाइन की, जो गट माइक्रोफ्लोरा है, अंदर बहुत सारे जीव जंतु पाए जा रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल हैं, उनके लिए ये एक प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं। उनके लिए रफेज के, उनको भोजन के प्रदान करते हैं, श्री फूड, अन्न या सुपर फूड या सीरियल्स की बात जो हमने की। तो ये कहीं किया जा सकता है। घर में सोलर पैनल लगा के सूरज की रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम कहीं पर किसी बिल्डिंग में, अगर अपार्टमेंट में फ्लैट लेने जा रहे हैं तो देखें क्या वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या सुविधा है। क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत नोबेल एक ज़रूरत है। आपको मैं बताऊं, दुनिया के कुछ देश हैं वो मास्टर हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। सिंगापुर तो पूरा जितना भी बारिश का पानी आता है उसको क्या करता है, अब बड़े बड़े लंबे लंबे पाइपों से उसने रोड के नीचे बिछाए हैं, उसमें सब जमा कर लेता और फिर साल भर अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। ये किया जा सकता है, बिल्कुल। ये छोटे छोटे उपाय हैं कि जो सुशील जी ने बताया। सुशील जी, चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश है इस जैव विविधता को लेकर? क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, प्रकृति के करीब होने का एहसास भी कराएं, एक आपकी तरफ से संदेश। देखिए मैं तो यही कहूँगा, नदी, पोखर और कूप को रखना होगा साफ, वरना भावी पीढ़ियाँ नहीं करेंगी माफ़। देखिए ये वाटर बॉडीज को भी बचाना है, पानी को भी बचाना है, जंगल को भी बचाना है, हमें आपको अपने आसपास पाए जाने वाले हर जीव जंतु को भी बचाना है, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ ऐसे काम करके जाना है जिससे कि आने वाली पीढ़ी हम आपसे इंस्पायर हो। हमें प्रकृति के साथ एक नाजुक संतुलन बना के रखना है, एक रिश्ता बना के रखना है। प्रकृति
भारत एक ऐसा देश है जहाँ धरती को माँ की तरह पूजा जाता है, नदियों की पूजा, और कोई भी अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहेगा, कोई भी अपनी नदियों को इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही मेरा एक निवेदन है कि जितना हो सके आप इको फ्रेंडली वर्क करें, काम करें। अगर छोटी मोटी यात्रा करना तो साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, और अगर ज़्यादा दूर जाना है तो आप फिर एरोप्लेन को टाटा कर दें और रेलवे से जाएं। अगर कार से जा रहे हैं तो कार पूलिंग कर दें। स्कूल में अगर कोई बच्चे अकेले जा रहे हैं कार से तो उनके कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हुए, क्योंकि उस यात्रा के दौरान जितना भी डीजल और पेट्रोल जलाया उससे ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उसे कहती है कार्बन फुटप्रिंट। और उसी स्थान पर 5 बच्चे उस बच्चे की कार पे आ गए तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो एक अच्छा इको फ्रेंडली काम होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे शिक्षक विज्ञान संचारक सुशील द्विवेदी जी, जिन्होंने जैव विविधता को लेकर के किस तरीके से अपनी बात रखी, छोटे छोटे उपाय बताए और प्रकृति के साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाने की बात की। तो निश्चय ही ये छोटे छोटे उपाय अगर हम करेंगे तो आने वाले समय में हम स्वस्थ पर्यावरण की परिकल्पना को चरितार्थ कर सकते हैं। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।